नमस्कार। थंबनेल देख के आज के वीडियो का टॉपिक तो आपको समझ ही आ गया होगा। बेसिकली आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंडिया में जो करेंसी डेरिवेटिव का जो सेगमेंट है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए, स्पेकुलेटर्स के लिए बंद हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे कि कब से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेटेस्ट उसके सर्कुलर में अपडेट क्या आया है और इस सबको करने के पीछे आरबीआई का मोटिव, आरबीआई की मंशा क्या है, हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इस बात की शुरुआत होती है 5 जनवरी के आरबीआई के सर्कुलर से। आरबीआई ने सभी ब्रोकर्स और एक्सचेंज को ये सर्कुलर भेजा और उन्होंने बोला कि रूपी डोमिनेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं करेंसी डेरिवेटिव में, वो सिर्फ हेजिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उस टाइम इस सर्कुलर को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मार्च जाते जाते आरबीआई ने वापस एक सर्कुलर भेज दिया कि 5 अप्रैल से करेंसी डेरिवेटिव का सेगमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिनको करेंसी का रिस्क है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? करेंसी से रिस्क का मतलब होता है कि आपका जो भी पेमेंट है वो किसी फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है। मतलब या तो आपने कहीं से बाहर से लोन लिया है या बाहर आपको कोई पेमेंट करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं, आपने कोई लोन लिया है, आप कोई पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी वजह से आपके बिजनेस की कोई भी इनकम अगर किसी फॉरेन एक्सचेंज में आती है तो आप फॉरेन एक्सचेंज के कैपिटल अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सब चीजें इंडिया में एक फेमा नाम का रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत रेगुलेट होती हैं। तो आरबीआई ने अभी क्लियरली बोला और उस बोलने के बाद में सभी ब्रोकर्स ने 2-3 अप्रैल को ही ये सब इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि जिनको ये अंडरटेकिंग देनी है, जिनको ये डिक्लेरेशन देनी है, वो ही लोग काम कर पाएंगे। डिक्लेरेशन किस चीज़ की? डिक्लेरेशन ये कि आपका कोई भी पेमेंट डॉलर या किसी फॉरेन एक्सचेंज में आता है तो आप करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये सेगमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब कई सारे कंफ्यूजन थे। 5 तारीख से पहले ये बंद होना था, लेकिन आज 4 अप्रैल को शाम को 4 बजते बजते आरबीआई का सर्कुलर आता है कि हम ये सब 4-5 मई तक ये सब एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स की एसोसिएशन आरबीआई के पास गई है। तो आरबीआई के पास गई तो उन्होंने बोला इमीडिएटली हम सब ये नहीं कर सकते। बेसिकली मेरा जहाँ तक नॉलेज है, जितना मेरे संपर्क है, नेटवर्किंग है, मैंने पता किया तो सभी ब्रोकर्स ने सारे कंटीजेंसी मेजर लागू कर दिए थे, सभी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दी थी, बट पता नहीं उन्होंने क्यों, किस लिए वापस फिर एक्सटेंड किया। बट हो सकता है कि मेजोरिटी में उन्हें डेटा रहता होगा कि कौन लोग स्क्वायर ऑफ कर पाए, कौन लोग नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी का भी इशू था, ये हमने ऑब्जर्व किया था। फ्यूचर्स में ऐसा कोई लिक्विडिटी का भी इशू नहीं था। अब वो चाहे अप्रैल हो चाहे मई हो, जब बंद होना है तो होना है। जिनको जो काम कर रहे थे उनके लिए तो एक शॉक की तरह था। बेसिकली इंडिया में आईएनआर डोमिनेटेड 4 कॉन्ट्रैक्ट है। यूएसडी आईएनआर मतलब डॉलर आईएनआर, यूरो आईएनआर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड आईएनआर और जापानीज येन और आईएनआर के कॉन्ट्रैक्ट। ये चारों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो करेंसी सेगमेंट डीएक्टिवेट होने की बात थी वो डीएक्टिवेट नहीं होगा बेसिकली, लेकिन आप इन 4 सेगमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। जिन पेयर्स में, जिन करेंसी डेरिवेटिव के जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप काम कर पाएंगे वो होंगे जिनमें आईएनआर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लाइक यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। बेसिकली ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें आईएनआर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ग्लोबल करेंसीज हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के फ्यूचर और ऑप्शन में आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं, लेकिन आईएनआर का जिनमें भी इन्वॉल्वमेंट है वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अभी के क्लियरिटी के अकॉर्डिंग मई से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली इसमें लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी। आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक सभी ब्रोकर्स ने एक डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोला है सभी क्लाइंट्स को जिनका फॉरेन करेंसी में कोई भी एक्सपोजर है वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। उनके मुताबिक अगर ऐसा करेंगे तो वो उनका सेगमेंट कंटिन्यूटी में चालू रहेगा। जिन भी ट्रेडर्स का या जिन भी एंटाइटीज का करेंसी एक्सपोजर $100 मिलियन से ऊपर है, उनको एक कस्टोडियन अपॉइंट करना होगा एज पर द आरबीआई सर्कुलर। वो सब डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फेमा का जो कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन ऑपरेट कर सकते हैं उन सब के लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हम इसके पीछे जाते हैं, इतना बड़ा जो सेगमेंट है, ऑब्वियसली ये सेगमेंट इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव से बहुत कम है, लेकिन फिर भी $5 बिलियन के आसपास का डेली टर्नओवर है। तो इतना बड़ा सेगमेंट में चलते हुए में आपने कैसे बंद किया, इन सब चीजों के पीछे की अगर हम थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे तो 3 बड़ी बड़ी थ्योरी बाजार में चल रही हैं।
सबसे पहली बात, 2013 का इलेक्शन याद कीजिए, जब डॉलर वन वे 60 से लेकर के लगभग 75 अबव तक गया था। और उस टाइम मोदी जी अपने कैंपेन में बोला करते थे, उस टाइम एक्चुअली कांग्रेस का राज था, ये जो जो रुपया नीचे जा रहा है ना, त्यों त्यों ये भारत माता की इज्जत नीचे जा रही है। और हमने हर बार देखा है, चाहे किसी भी कंट्री की बात होगी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की, जहां पर जब भी इलेक्शन होता है तो उस देश की कंट्री डेप्रिशिएट करती है। अब जब डेप्रिशिएट करती है तो इंडिया हो या कोई भी कंट्री होगा, वहां के काफी सारे जो इकोनॉमिकल बैलेंस है ना, वो गड़बड़ हो जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का गड़बड़ हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिशिएट की गड़बड़ हो जाती है। अगर वो इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है लाइक इंडिया, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिशिएट की हालत है ना, वो बिगड़ती है। और वो जब बिगड़ती है तो फिर वो एक बार बिगड़ने लगती है तो फिर और बिगड़ती बिगड़ती चली जाती है। इन सब चीजों को अगर हम कम्युलेटिवली देखते हैं तो गवर्नमेंट इस टाइम, इस इलेक्शन से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके विरोधी इस टाइप की कोई भी चीज का इस्तेमाल उनके खिलाफ इलेक्शन कैंपेन में करें। दूसरी एक बड़ी और सबसे रेलेवेंट बात वो ये है, इंडिया भी जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन कर लिया गया है। इंडिया के बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन का जो वर्ल्ड का बॉन्ड इंडेक्स है उसमें शामिल कर लिया गया है। ये शामिल होने की जो ऑफिशियल प्रक्रिया है, जो लोग फॉरेन का जो इन्फ्लो आएगा, जो फॉरेन का इन्फ्लो आएगा वो आएगा जून से। इतना बड़ा जो इन्फ्लो आता है बॉन्ड इंक्लूजन की वजह से, उस टाइम करेंसी के डिप्रिशिएट होने के बहुत बड़े चांस रहते हैं। उस डिप्रिशिएशन को हैंडल कैसे किया जाए, तो जो भी सारे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं रेगुलेटरी बॉडीज वो सब इस्तेमाल करना चाहती है कि उस टाइम जो करेंसी में जो प्रॉब्लम आती है, उस करेंसी में प्रॉब्लम आने की वजह से बॉन्ड यील्ड भी इफेक्ट करेगी। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, लेकिन उसके कारण हमारे बॉन्ड यील्ड में भी फर्क पड़ जाएगा। और चूंकि अगर बॉन्ड यील्ड में फर्क पड़ता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। और ये इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है अभी किसी को पता नहीं। हमारी रेगुलेटरी बॉडीज यानी आरबीआई के सामने भी ये सबसे पहला मौका है, तो इसलिए वो लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते। वो हर तरीके से उस सब मेजर को कट करना चाहते हैं जहां से भी उनको रिस्क लगता है। और चूंकि करेंसी का जो सेगमेंट है वो कोई इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि उसको बंद करने से गवर्नमेंट को कुछ इनकम में इतना प्रॉब्लम आए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने के पहले इस गवर्नमेंट का, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट का, जो मोदी गवर्नमेंट का एक तरीका रहा है काम करने का, वो ये रहा है कि कुछ भी बड़ा होने वाला हो उससे पहले सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। आपको याद होगा आर्टिकल 370 हटाने के से पहले, आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन से पहले, गवर्नमेंट बॉडीज का, आर्मी का, फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट किया था, यानी कोई उनसे चूक होनी नहीं चाहिए, सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जानी नहीं चाहिए। 370 के टाइम तो उन्होंने जस्ट उससे पहले जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई थी तो उसको चालू होने दिया, उसके बाद में उसको बंद किया। बीच में पाकिस्तान के साथ वॉर की सिचुएशन क्रिएट की गई, सबको ऐसा लगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होने वाला है। इस बीच सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट हुआ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में जब हम आज उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी कि कहीं से भी कोई सिचुएशन स्लिप हो जाए उनके हाथ से। इसी वजह से उन्होंने आज भी वो सब जो कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, कौन सी सिचुएशन बड़ी हो सकती है आई डोंट नो। अभी सबसे पहला जो सिचुएशन लग रहा है वो इलेक्शन जीतना, क्योंकि हर गवर्नमेंट का सबसे पहला मैंडेट होता है इलेक्शन जीतना। वो इलेक्शन जीतना किसी भी वजह से चूकना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे बैकड्रॉप में हम कुछ बातों को समझते हैं। बेसिकली करेंसी क्या है? करेंसी जस्ट अ प्रॉमिस। उस पेपर के नोट के ऊपर, करेंसी के नोट के ऊपर एक ये लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू द बेयरर। ये आरबीआई गवर्नर उस पेपर पे साइन करके देता है। एक्चुअली करेंसी, मनी किसी भी कल्चरल गैप को, ज्योग्राफिकल गैप को ब्रिज करने के काम आता है। मतलब कोई आपको जाने नहीं जाने, लेकिन नोट को जानेगा, नोट से आपका काम हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा ऐसा बात? वाई डिमोनेटाइजेशन वॉज रॉन्ग इन माई ओपिनियन? बिकॉज ये पता लग जाता है कि आपका पेपर का नोट कभी भी बंद किया जा सकता है। ऑब्वियसली जिनके पास लीगल मनी थी, मेरे पास पूरी लीगल मनी थी तो मैंने पूरा कन्वर्ट कर लिया, बट आपको ये पता हो कि चलता हुआ नोट कभी भी बंद किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका उसके ऊपर फेथ नहीं आएगा। स्पेशली आपका तो आ जाएगा, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो
आपके यहाँ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख के, आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी को देख के इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है ना, वो होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी, पॉलिसीज की स्टेबिलिटी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी चलते हुए बिजनेस को, कॉन्ट्रैक्ट को अगर बंद करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशन अलग है, हमारे एक्शंस अलग हैं। ये कैपिटलिज्म है बॉस। यहाँ पे आप किसी को प्रॉफिट कमाने से नहीं रोक सकते। आपने देखा गवर्नमेंट बहुत बार, अगर क्रूड ऑयल की रेट ज्यादा जाती है तो गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज के ऊपर, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा देती है। अगर रेट ऑयल की कम हो गई, वो ड्यूटी हटा देंगे। और इन द वे हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर रखा है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। अभी किसी कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर चले जाओ, जो कमोडिटी फ्यूचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स में है, मतलब कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेड करती है, तो उसको भी फ्यूचर्स पे तुरंत बैन लग जाएगा। अगर वो फ्यूचर्स में नहीं है तो स्टॉक सीलिंग लग जाएगी। तो हम अल्टीमेटली फिर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह बिहेव नहीं करते, हम बात करते हैं, हम एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरह बिहेव करते हैं, जहां पे कैपिटल कंट्रोल है। चाइना की करेंसी क्यों आज तक एक वर्ल्ड की करेंसी बन नहीं पाई, और डॉलर क्यों एक वर्ल्ड की करेंसी है? क्योंकि डॉलर इज फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड। जिसके पास है, और फ्री सप्लाई है, अवेलेबल है वो फ्री सप्लाई। इसी वजह से हमने पीछे देखा था कि हमने रशिया और ईरान के साथ में जो ट्रेड करने की सोची थी आईएनआर के अंदर, वो फेल हो गई। बिकॉज आईएनआर की एक्सेप्टेंस कहीं और नहीं है। और डॉलर क्यों वर्ल्ड करेंसी है, क्यों ग्लोबल करेंसी है? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस हर जगह है। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा था तो एक बंकर के अंदर छुपा हुआ था। वो किससे लड़ रहा था? अमेरिका से लड़ रहा था। और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास क्या मिले थे? कुछ आर्म्स के अलावा उसके पास में कुछ $1000 के नोट मिले थे। ये अपने आप में इनफ है डॉलर की सिग्निफिकेंस बताने के लिए। और सिग्निफिकेंस कहां से आई है? वो सिग्निफिकेंस कंट्रोल करने से नहीं आती, उसको फ्री करने से आती है। ये कैपिटलिज्म है। अगर आप कोई गलती करता पकड़ा जाता है तो उसको आप जेल डालिए, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करेंगे तो आप फिर सोशलिस्ट कंट्री बन जाते हैं। जरा सोचिए, आरबीआई ने जिस लॉजिक के साथ में इसको बैन किया है, क्या ये लॉजिक इक्विटी मार्केट पे लागू कर सकते हैं गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि कोरोना के टाइम आपने देखा होगा गवर्नमेंट इक्विटी मार्केट को तो छोड़िए, फाइनेंशियल मार्केट को तो छोड़िए, गवर्नमेंट शराब की दुकानें तक बंद नहीं करा पाई थी। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू सोर्स थे, दूध देती गाय थे। आज करेंसी को किस लिए बंद करा? क्योंकि करेंसी एक बहुत छोटा सेगमेंट है इसके अंदर। बेसिकली डेरिवेटिव की जो ऑफिशियल परिभाषा है वो यही है कि कैसे आप कंट्रोल्ड मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में स्पेकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको यह बोला जाए कि जिनके पास होल्डिंग है, जिनके पास शेयर्स है, वही आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, और जिनके पास फ्यूचर्स या होल्डिंग की पोजीशन है, कैश की पोजीशंस हैं, वही आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए क्या वॉल्यूम्स कहां रह जाएंगे। और इंट्राडे छोड़ दीजिए, इंट्राडे बंद कर दीजिए। इंट्राडे की क्या जरूरत है? सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ही बाइंग और सेलिंग होगी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस मेजर वर्ल्ड के जो मेजर एक्सचेंज होने की हम जो बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं बना है। वो स्पेकुलेटर्स के बेसिस पे, ट्रेडर्स के बेसिस पे, जॉबर्स के बेसिस पे ही बना है। मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले टाइम में जब भी ये बॉन्ड इंक्लूजन का काम पूरा हो जाएगा, या आरबीआई का जो भी इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये सेगमेंट फिर से चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।